के चुनाव में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। 270 सीटों के रुझान, यानी कि जिन सीटों पर चुनाव हुए थे उन सभी के रुझान हमारे पास आ चुके हैं। 182 पर बीजेपी आगे चल रही है। 40 और 40 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, यानी दूसरे और तीसरे स्थान के लिए अभी भी लड़ाई चल रही है। विपक्षी पार्टियां हो गई हैं एमसीडी में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अब तक एमसीडी में सिर्फ कांग्रेस थी और बीजेपी रूल कर रही थी 10 साल से, लेकिन अब दो विपक्षी पार्टियां एमसीडी में हो गई हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और बीजेपी हैट्रिक बनाने के बाद पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार अपनी सीटें बढ़ा रही है, 183 पर पहुंच गई है। यानी कि बहुत बड़ा बहुमत, लगातार तीसरी बार जीत हासिल करते हुए बीजेपी एमसीडी में अपने कब्जे में कर रही है। अब उसी एमसीडी में बीजेपी के काम की सराहना कर रहे हैं। अभी हजम नहीं होती, कुछ दिन लगेंगे इन्हें बीजेपी के नेता के तौर पर स्वीकार करने में, लेकिन इस तरह के चेहरे बीजेपी में गए क्यों? गणेंद्र भारद्वाज कांग्रेस से हमारे साथ हैं। गणेंद्र जी, आप भी मान लीजिए अरविंदर सिंह लवली हो या और भी बहुत से नेता जो कि आपका साथ छोड़कर बीजेपी में गए, आपको तभी से अंदाजा हो जाना चाहिए था कि आपने चीजों को दिल्ली में भी ठीक से हैंडल नहीं किया। गणेंद्र जी, अच्छा, गणेंद्र जी से बातचीत नहीं हो रही है। सतीश जी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना सतीश जी, क्योंकि कांग्रेस के पास, जैसा हम कह रहे हैं, दिल्ली में भी चीजों को ठीक से हैंडल नहीं किया गया। देखिए, इमेच्योर पॉलिटिक्स जब होगी तो ये चीजें होंगी। शीला दीक्षित के रिप्लेसमेंट के रूप में कांग्रेस ने इसको आगे नहीं सोचा। इतनी कांग्रेस धाराशायी हो गई, इतना मरमाहत हो गई आपकी आंधी से और बीजेपी के ब्लिट्जक्रिग से कि ये कुछ आगे सोच ही नहीं पाए। और अरविंदर सिंह लवली जो हैं अध्यक्ष थे, वो पार्टी छोड़ के जाए और चुनाव के ऐन वक्त पर, जबकि रजौरी में अच्छा क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस था कांग्रेस पार्टी का, और पंजाब में भी अमरिंदर सिंह भी आए थे, उसके बाद जो एकाएक आधा दर्जन क्या 1 दर्जन कांग्रेसी नेताओं ने, जिसमें लगभग सब शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे, सब ने एक साथ जो है सुगबुगाहट किया, बगावत जैसी बात कही। लेकिन यहाँ क्या है कि एक कांग्रेस की जो है ना प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ये है कि एक लीडर बनाया जाता है तो दूसरा लीडर उसको काटने लगता है। जिनकी इंटरनल डिसेंशन है उसमें कांग्रेस की का वो उसकी यानी बरसों से दिल्ली में जो 2 पावर सेंटर थे, वो लड़ाई अभी तक जारी है और उसी का नतीजा अभी तक बिल्कुल कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। वरुण, आपके पास आ रहा हूं। वरुण सिन्हा इस समय आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। वरुण, 39 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिल रही हैं, यानी दूसरे और तीसरे स्थान के लिए लड़ाई चल रही है दोनों विपक्षी पार्टियों में। बीजेपी जीत चुकी है एमसीडी का इलेक्शन रुझानों के हिसाब से। वरुण, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कोई हलचल दिख रही है क्या? हलचल होगी। देखिए, अभी तक कोई नेता नहीं आया है और दूसरी बात यह है कि करीब 2 बजे करीब एक मीटिंग बुलाई है अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर। इसके अलावा पीएससी की भी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसकी मीटिंग भी कल बुलाई गई है। तो मीटिंगों का दौर चलेगा, समीक्षा की जाएगी, लेकिन इसमें समीक्षा की जगह अब ये तय किया जाएगा कि ईवीएम के खिलाफ कैसे मोर्चा खोलना है, कैसे पब्लिक को समझाना है कि जीत हुई है वो ईवीएम की जीत नहीं, ये ईवीएम में गड़बड़ी की गई थी इसलिए बीजेपी जीती है। तो अब ये मीटिंगों में तय किया जाएगा कि आंदोलन करना है तो कैसे किया जाएगा। वो ठीक है। वरुण, आपने फैक्ट्स बताए कि अरविंद केजरीवाल मीटिंग करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि ईवीएम को ब्लेम किस तरह करना है। लेकिन अगर जिस जनता ने बीजेपी को जिताया है कमल का बटन दबाकर, अगर उसी जनता के सामने केजरीवाल कहेंगे कि ईवीएम की वजह से हम हारे, तो जाहिर है वो जनता तो और नाराज होगी इस बात से। लेकिन नेगेटिव पॉलिटिक्स लगातार पंजाब के बाद एमसीडी चुनाव में भी चलती आ रही है और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल शुरुआती दौर से ईवीएम को मुद्दा बनाते रहे हैं और पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेता इस बात को उठाते रहे मुद्दे के तौर पर कि आप ईवीएम को छोड़ दीजिए, आप जमीनी मुद्दों पर लड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने पहले भी कहा विरोध जरूर होगा ईवीएम को लेकर। अभी भी अरविंद केजरीवाल अड़े हुए हैं और चाहते हैं कि ईवीएम का मुद्दा लेकर ही वो जनता के बीच जाएं और फिर ये समझाएं कि जनता के बीच कहां जाएं? जनता का ही आदेश है ये। जनता के बीच जो गए, ईवीएम का मुद्दा पंजाब चुनाव के बाद उन्होंने उठाया, उसके बाद एमसीडी इलेक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें भी हार मिली है। इसका मतलब यही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर दोष जो दे रही है आम आदमी पार्टी, उसे जनता स्वीकार नहीं कर रही है। इस समय खबर यह भी आ रही है मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए, यानी कि आम आदमी पार्टी के खेमे में हलचल तो शुरू हो गई है। अब इसका मतलब क्या है, इस मीटिंग में क्या होने वाला है? हालांकि चर्चा यही है और रूमर जिसे कहते हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है कि आम आदमी पार्टी में भी 2 धड़े हो गए हैं।
एक धड़ा जैसे नवीन दावा कर रहे थे, बीजेपी का भी यह दावा है और अफवाह भी यह है कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जैसे पार्टी चलाई जा रही थी। वरुण, इन खबरों में कितना दम है? क्या आम आदमी पार्टी भी दो खेमों में बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए, निश्चित तौर पर पंजाब चुनाव में हार के बाद पार्टी में दो धड़े तैयार हो गए हैं। एक धड़ा वो जो सीधे तौर पे सरकार को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा धड़ा वो जो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। सरकार में भी दो धड़े हैं, डिप्टी सीएम और सीएम। तो ऐसे में अपने अपने लोगों को लेकर साथ चलने की जो सोच है इस पार्टी के अंदर, शायद वही एमसीडी हार का एक कारण बनी है। और हार के बाद अब जो स्वर निकल के आएंगे वो खुले तौर पर निकल के आएंगे, एक दूसरे के खिलाफ खुले तौर पर ये लोग बोलते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर मीटिंग में ये तय जरूर होगा कि अब जो बात है वो आपसी बात करके सुलझाई जाए, लेकिन तब भी कई सारे नेता ऐसे हैं जो आपको खुलकर एक दूसरे के खिलाफ थोड़ी देर में बोलते हुए नजर भी आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अब देखिए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल ये कह सकते हैं दिल्ली में रॉक बॉटम है इस समय। सतीश जी, इससे नीचे कहां जाएंगे? उपचुनाव हुआ रजौरी गार्डन में, उसमें जमानत जब्त हो गई। एमसीडी इलेक्शन में हालत देखिए, तीसरे नंबर पर 270 में सिर्फ 36 सीटें। इससे बुरा और क्या होगा? यानी कि आम आदमी पार्टी यहां से अब कहां जाएगी? यही है सबसे बड़ा सवाल इस समय। दिल्ली की रूलिंग पार्टी, बल्कि देश में आंदोलन से बनी ऐसी पार्टी जिसने एक नई व्यवस्था देने का वादा किया था, नई उम्मीद जगाई थी, अगर आज दिल्ली की जनता उसे इस तरह से रिजेक्ट करती है, इसका क्या मतलब है? यह भी है सतीश जी, इस समय दिल्ली आम आदमी पार्टी में जो नेता हैं, विधायक हैं, वो सब अपने अपने करियर की चिंता भी कर रहे होंगे, क्योंकि अगर यहां रहे बिल्कुल जिस तरह अभी पार्टी चल रही है और जनता रिजेक्ट कर रही है, तो उनका आगे क्या होगा? देखिए, एक तो नेचुरल पॉलिटिशियन है ही नहीं, ये धूल फाक करके नेता बने नहीं हैं, ये नेता बनने के बाद नेता बने हैं। मेरा तो ये मानना है कि आंदोलन पहले था, एक स्थिति पावर में आने के बाद पॉलिटिक्स सीख रहे हैं। करियर से हमारा क्या चिंता, उससे हमारा आपका तो कोई लेना देना है, करियर का क्या है? मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। नहीं, उनका तो होगा, क्योंकि हम आगे की रोड देख रहे हैं दिल्ली में क्या होगी। हम जो बगावत की बात कर रहे हैं, इधर उधर भाग जाएंगे। आजकल तो ये तो व्यवस्था तो हमारे राजनीति में है ना, कि आप अगर आपका यहाँ मामला ठीक नहीं थे तो कुछ उस पार्टी में चलो, कुछ इस पार्टी में। यानी देखिए, दावा क्योंकि कांग्रेस भी कर रही है जल्दी चुनाव हो सकते हैं, बीजेपी भी कह रही है इस सरकार को कोई हक नहीं है पावर में रहने। अभी आपको देखने लायक मानक ये बात है कि कुमार विश्वास कौन सी लाइन लेते हैं, वो एक संजय सिंह है, वो क्या लाइन लेते हैं, कैसे केजरीवाल अपनी कुर्सी पार्टी के अंदर बचा पाते हैं, ये सारी चीजें देखने लायक है। वो जो ईवीएम कर रहे हैं, वो वी उसमें जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन ईवीएम जो है, इसमें वी पे इनको ज्यादा चिंता करना चाहिए वोटर्स के ऊपर। बढ़िया बात आप कह रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल सही है, एम छोड़ देना चाहिए। और ये खाली प्रचार में और नेगेटिव पॉलिटिक्स में रहे। और जब उनको 97 करोड़ का बिल भी भेजना, आज जो मीटिंग होगी और कल जो पीएससी की मीटिंग है, वो 97 करोड़ जो एलजी ने कह दिया कि भैया पैसा दे दीजिए, कहां से देंगे? हाँ। ये भी है। अच्छा, शीतल हमारे साथ हैं। शीतल जी जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं। शीतल जी, अब आगे क्या देख रहे हैं दिल्ली की राजनीति में? आप आगे क्या होगा? बीजेपी जीत गई है और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। हाँ, मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए अब इंट्रोस्पेक्शन का वक्त आया है कि वो अपने बारे में विचार करें कि वो एक राजनीतिक दल है कि नहीं है। और ये एक सबक हो सकता है, ऐसा 2 बार पहले हो चुका है। जब जनता पार्टी और जनता दल बने थे, वो भी 2-2, 3-3 साल के प्रयोग रहे थे। केजरीवाल ने कुछ अलग तरह से अपना ढांचा खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन ये सच है कि वो एक आंदोलनकारी समूह से एक राजनीतिक दल में बदलने की जो प्रक्रिया है, उसमें कामयाब तो नहीं हुए। ये नतीजे बिल्कुल लगातार ये दिखा रहे हैं। शीतल जी, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी क्रॉस रोड्स पर है, ऐसे दोराहे पर है जहां से उन्हें तय ये करना है कि वो खुद एक राजनीतिक दल हैं या फिर सिर्फ एक आंदोलनकारी ताकत है। कहीं अन्ना हजारे शाम तक ये न कह दे कि आप पार्टी को डिसबैंड कर देना चाहिए। हाँ, अन्ना अच्छा, एक सेकंड, कुलजीत चहल भी हमारे साथ जुड़ गए, जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली बीजेपी के। कुलजीत जी, मुबारकबाद दे रहा हूं आपको। धन्यवाद। हाँ कुलजीत जी, बहुत भारी जीता ये तो आपने। हालांकि दावा तो यही था, लेकिन क्या वाकई आपको लग रहा था कि जैसा दावा, जैसा एग्जिट पोल, जैसा ओपिनियन पोल कह रहा है बिल्कुल वैसा ही होगा? 270 में से आप 185 जीत रहे हैं अभी। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमें इससे भी
हमें अच्छा लग रहा था। और दिल्ली की जनता की जीत है ये। दिल्ली की जनता की जीत उन लोगों पर है जिन्होंने करप्शन और अराजकता फैलाई। दिल्ली की जनता की जीत उन लोगों पर है जो 70 पॉइंट एजेंडा लेके झूठे वादों के साथ आए। दिल्ली की जनता की जीत उन लोगों पर है जिन्होंने वादे किए, महिला सुरक्षा के लिए कमांडो, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे, 500 नए स्कूल, 20 नए कॉलेजेस, मोहल्ला क्लिनिक, किसी एक वादे को पूरा नहीं कर पाए। तो दिल्ली की जनता ने तय किया कि दिल्ली का मूड देश के मूड के साथ है, विकास के साथ है। और दिल्ली की जनता कांग्रेस के करप्शन को भी नहीं चाहती थी। और अब ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर में केजरीवाल साहब कहें कि ईवीएम में दिल्ली के में भी खराबी थी, इनकी भी जांच की जाए। क्योंकि वो जब कुलजीत जी आज आपका दिन है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जरूर पूछूंगा ये सवाल, क्योंकि जनता अगर आप ये कह रहे हैं एमसीडी के काम से बहुत खुश है दिल्ली में, तो मुझे लगता है आप सही नहीं है पूरी तरह से। 10 साल में एमसीडी को लेकर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे सब जानते हैं। कोर्ट ने भी बहुत तीखी टिप्पणियां की हैं एमसीडी के कामकाज को लेकर। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, आप कुछ भी कहिए, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कुलजीत जी कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम, इकलौता ऐसा नाम है जिसके दम पर आप एमसीडी का चुनाव जीत रहे हैं। क्या आप सहमत हैं? देखिए, मोदी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में हो चाहे विदेश में हो चाहे दिल्ली में हो, मोदी जी का नाम एक ऐसे बड़े नेता और ऐसे व्यक्ति का नाम है जिन्होंने देश में राजनीति के नए आयाम कायम किए। पर एक बात मैं और आपको इसके साथ कहना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में कोई भी एक हमारा नेता निगम का किसी करप्शन या भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं फंसा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल के आधे से ज्यादा मंत्री करप्शन, राशन कार्ड, अलग अलग आरोप में फंस गए 2 साल में। कोई भी एक बड़ा घोटाला या बड़ा करप्शन ऐसा एमसीडी में नहीं आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का हाथ हो। ये एक बड़ी कारण है। पर हाँ, इस बात को भी नहीं नकार सकते कि छोटे स्तर पर कई बिल्डिंग में कई मामलों में करप्शन हुआ होगा, और उनको ठीक करने की पहले भी कोशिश होती रही है, उनको ठीक करने की आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे। निगम में एक समस्या और आती है कि निगम के जो कई बार अफसर आते हैं वो दिल्ली सरकार के अपने हिसाब से आ जाते हैं। उनमें भी हमारे जो नेता बैठे हैं ठीक करने की समय समय पर कोशिश करते रहते हैं। पर सबसे अच्छी बात है कि दिल्ली की जनता विकास चाहती है। टकराव की राजनीति जो अरविंद केजरीवाल साहब ने करी थी उसको बिल्कुल नहीं चाहती। दिल्ली की जनता ने इस पर आपसे मैं सहमत हो सकता हूं, इस पर मैं आपसे सहमत हो सकता हूं कि दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार और एमसीडी पर राज करने वाली पार्टी के बीच टकराव नहीं चाहती, क्योंकि उसे पता है कि पिसती जनता है। लेकिन कुलजीत जी, अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर अब तो खैर जीत हो गई आपकी, वो कह रहे हैं अब हम वो ईंट से ईंट बजाएंगे, आंदोलन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में खराबी है, आपने तांत्रिक तरीके से जीत हासिल की है, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं। अब आगे क्या होगा? आगे आप कैसे हैंडल करेंगे आम आदमी पार्टी को? हम तो हाथ जोड़ के अरविंद केजरीवाल साहब से निवेदन कर सकते हैं कि दिल्ली की जनता को विकास दीजिए। एमसीडी को जिस तरह से आपने पिछले 2 साल में परेशान किया, आपने फंड्स रिलीज नहीं किए, आपने वहां के कर्मचारियों की सैलरी रिलीज नहीं करी, आप उस तरह की परेशानी मत कीजिएगा। दिल्ली की जनता विकास चाहती है, दिल्ली की एमसीडी के लोग भी विकास चाहते हैं। वहां के कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए जो आपने अराजकता फैलाए रखी, जो आपने झूठा, दिल्ली में चुनाव होने चाहिए क्या? वो बिल्कुल मत। क्या दिल्ली में चुनाव का वक्त आ गया है क्या कुलजीत चहल? जब अरविंद केजरीवाल साहब ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, ईवीएम मशीन पर लगाते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें पुनः चुनाव में चले जाना चाहिए अगर ऐसा लगता है उनके साथ दिल्ली का मैंडेट। और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आज दिल्ली में विधानसभा के दोबारा चुनाव होते हैं तो अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी और कांग्रेस डबल फिगर में नहीं आने वाली है। जीत बीजेपी की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, बीजेपी से कुलजीत चहल हमारे साथ हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कुलजीत, क्योंकि आपने 10 साल एमसीडी पर राज करने के बाद भी यह जीत हासिल की है। आपका दिन है वो ठीक है, लेकिन अब आगे आप आम आदमी पार्टी को हैंडल कैसे करेंगे? वो कह रहे हैं आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। आपके पास कोई स्ट्रैटेजी तो होगी कि आम आदमी पार्टी को, उनके आंदोलन को कैसे हैंडल करेंगे आगे? ये दिल्ली की जनता का दिन है आज का। दिल्ली की जनता को इस जीत की बधाई सबसे बड़ी उन्हीं की है। पर आम आदमी पार्टी के सीएम साहब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे आज तक भी कि वो एजिटेटर हैं या लेजिस्लेटर हैं, वो मुख्यमंत्री हैं या सड़कों पर आंदोलनकारी हैं। कारण है उनसे हार बर्दाश्त नहीं होती, उनसे अंदर की आवाजें बर्दाश्त नहीं होती। कई लोग विधायक उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं और कई आने वाले टाइम में और छोड़ने को तैयार हैं। अभी 21 सीटों का भी निर्णय होना बाकी है। तो आने वाला टाइम जिस तरह से दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है, आपसे सुनना चाह रहा था कुलजीत, इसका मतलब बीजेपी के पास आगे की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। 21 एमएलए अगर आम आदमी पार्टी के डिस्क्वालीफाई होते हैं, उन सीटों पर चुनाव तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा फिर आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। ये आरोप आपके ऊपर है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी एकदम साफ है।
देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी एकदम साफ है कि दिल्ली विकास चाहती है, दिल्ली केंद्र की तरह विकास चाहती है। पीएम साहब की जितनी भी योजनाएं हैं जो दिल्ली की सरकार ने नहीं दी, दिल्ली की मेट्रो 2 साल डिले हुई है साहब, दिल्ली की मेट्रो केजरीवाल साहब के साथ 2 साल डिले हुई है। दिल्ली में अमृत के कारण जो पानी का, सीवर का और जो पार्क्स का विकास का 1000 करोड़ का पैसा केंद्र सरकार ने दिया था, वो दिल्ली की जनता को नहीं मिला। 25,000 घर आज भी बने हुए पेंडिंग पड़े हैं साहब इस केजरीवाल सरकार की नाकामी के कारण। 4,90,000 घर दिल्ली में मिल सकते थे, वो दिल्ली की सरकार के कारण नहीं मिल पाए हैं। तो दिल्ली की जनता चाहती है जो केंद्र सरकार का विकास का पैसा है, जो केंद्र सरकार की डेवलपमेंट की स्कीम है, जो मोदी साहब का गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए जो विकास की स्कीम है वो दिल्ली को मिले। पर अरविंद केजरीवाल साहब से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन चाहेंगे, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कभी टकराव नहीं चाहती है, वो चाहती है निगम अच्छी तरह काम करे और कहीं भी दिल्ली सरकार को निगम का सहयोग चाहिए। तो जुड़ गए अफीफा, क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से बात करें, इस वक्त मैं बता दूं लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, जिसमें से दिलीप पांडे, गोपाल राय और मनीष सिसोदिया जो हैं वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि जब रविवार को जब पोलिंग हुई थी उससे अगले दिन ही सीएम ने एक मीटिंग तलब की थी सभी ऑब्जर्वर्स की। उसमें भी ये कहा गया था कि अगर जनता आम आदमी पार्टी जीतती है तो जनता का फैसला माना जाएगा, और अगर बीजेपी आती है तो फिर वो ईवीएम की गड़बड़ी मानी जाएगी। और शायद इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है अभी जो है वो अंदर जो मीटिंग है, जो मंथन है, वो चल रहा है। अफीफा, इस समय मीटिंग तो चल रही है, मंथन चल रहा है, लेकिन खबर क्या आ रही है, चर्चा क्या हो रही है? अरविंद केजरीवाल तो इशारा कर चुके हैं कि वो आगे आंदोलन करेंगे और हार का पूरा दोष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर डालेंगे। क्या यही स्ट्रैटेजी रहेगी या कुछ बदल भी सकती है स्ट्रैटेजी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें इस पूरे माहौल की तो ये बताना चाहूंगी कि पिछले जो दिल्ली नगर निगम चुनावों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो गलती देखी गई वो ये देखी गई कि पिछले 3 सालों में जो उसने काम किया दिल्ली के लिए वो ना गिनाते हुए सिर्फ ईवीएम को एक मुद्दा बनाया। साथ ही साथ बीजेपी की जो कमियां गिनानी चाहिए थी, जो 70 वादे बीजेपी ने पिछले सालों में किए थे वो नहीं बताए, बल्कि सिर्फ ईवीएम की कमियां गिनाते हुए उसको इशू बनाया। और यही बात उन्होंने पोलिंग के बाद भी रखी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें ईवीएम की गड़बड़ी होगी और फिर आंदोलन किया जाएगा। मगर अगर हम बात करें अभी जो अंदर मीटिंग चल रही है उसके बारे में कोई ऐसी खबर नहीं निकल के आई है कि आखिर किन बातों पे विचार किया जा रहा है और आगे क्या स्टेप लिया जाएगा। मगर ये वाली बात साफ ही हो चुकी है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर्स की मीटिंग बुलाई गई थी उसमें उन्हें बताया गया था। साथ ही साथ कुछ विधायकों ने भी हमसे बात की थी और उन विधायकों ने हमसे ये बताया था कि जो भी फैसला हुआ है या जो भी हार की बात हुई है वो पूरा का पूरा ठीकरा ईवीएम पे फोड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अफीफा इस जानकारी के लिए। देखिए, दिलीप पांडे भी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप एमसीडी इलेक्शन हारने के बाद अरविंद केजरीवाल के घर पर जुटना शुरू हो गई है। पार्टी के दफ्तर पर सन्नाटा है, कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि सबको ऐसा अंदेशा पहले से था कि वो एमसीडी चुनाव हारने जा रहे हैं। फिलहाल ये भी आपको बता दें, बीजेपी की इस एक तरफा जीत के अगर मायने ढूंढेंगे तो दिन भर हम ये करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये देख लीजिए कि सारे के सारे आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के इलाकों में भी बीजेपी के प्रत्याशी ये एमसीडी इलेक्शन जीते हैं। ज्यादातर मंत्रियों के इलाकों में बीजेपी इस एमसीडी इलेक्शन में आगे है। 270 में से 179, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जीत की डिग्री क्या है, कितनी बड़ी जीत है ये। और दूसरे और तीसरे स्थान के लिए अभी भी देख लीजिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आगे पीछे हो रहे हैं। फिलहाल 1 सीट आम आदमी पार्टी आगे निकल गई है, कांग्रेस 41 पर, आप 42 पर, अन्य 9, लेकिन 178 यह है अहम आंकड़ा, क्योंकि पिछले इलेक्शन में, एमसीडी के इलेक्शन में बीजेपी ने 138 सीटें जीती थी। इस बार 40 सीटें ज्यादा, वो भी 10 साल एमसीडी पर राज करने के बाद। सतीश जी, क्या लग रहा है आपको, अरविंद केजरीवाल के घर में ये जो अब नेता जुट रहे हैं, क्या इसी स्ट्रैटेजी पर आगे चलेंगे क्या? देखिए, मुझे लगता है कि आप पार्टी की जो सरकार है वो ने कहा कि ये रोड पर ज्यादा सहज रहते हैं,
जब रोड पर ज्यादा सहज रहते हैं तो शायद ये बात आपस में हो कि हम तो आंदोलनकारी थे, हम रोड से आए थे, झंडा फहरा कर आए थे, नारे लगा के आए थे, तो वो रास्ता जो है उन्होंने उस समय भी इस्तीफा दे दिया था जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे। तो कोई एक ऐसी रणनीति पर भी विचार हो सकता है मेरी समझ से। दूसरी चीज क्या है कि जो 21 आप पार्टी का, ये बहुत बड़ी चीज है कि जो 21 एमएलए हैं आप पार्टी के, उनका मामला लंबित है। अगर उसमें फैसला इनके खिलाफ आ गया तो ये दिल्ली में चुनाव की स्थिति बन जाएगी और मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी को सूट भी करती है। बिल्कुल, यानी कि एमसीडी चुनाव के आज के नतीजे, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया यहां पर एमसीडी चुनाव के नतीजे आने के बाद, यहां से दिल्ली की राजनीति का सियासत का गेम शुरू होता है। और जो सबसे कम चीज जो हो सकती है आप पार्टी में, वो जो मंत्री जो आप बता रहे थे अभी कि मंत्री के इलाकों में बुरी तरह से हार हो रही है, तो बहुत सारे मंत्री अभी इस्तीफा भी दे सकते हैं, इस्तीफा उनको हटाया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, फेरबदल, बड़ा फेरबदल न सिर्फ दिल्ली सरकार में, आम आदमी पार्टी में, बल्कि दिल्ली की सियासत में नहीं चलेगा। नजर रखिए न्यूज 24 पर। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। को दोष देने की आम आदमी पार्टी की हाल की रणनीति, क्या वो आज के नतीजों के बाद भी जारी रहेगी? कुलजीत चहल, एक कमेंट में आपसे ये कर रहा हूं, मुझे पता है आज आपका दिन है, आप हर मुद्दे पर बोलना चाहेंगे कुलजीत चहल, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, दिल्ली में इलेक्शन कब होने जा रहे हैं कुलजीत चहल, या फिर आपकी सरकार कब बनने जा रही है? देखिए, दिल्ली का 21 इलेक्शन का निर्णय इलेक्शन कमीशन के पास है, पर जो ईवीएम मशीन पे आरोप लगाने वाली बात थोड़ी देर में सामने आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं आंदोलन करूंगा, आंदोलन का रास्ता अपनाऊंगा, क्योंकि विकास नहीं कर पा रहे हैं। विकास का मॉडल जिसको लेकर आए थे फेल हो गया है, करप्शन का मॉडल जिसको लेकर आए थे फेल हो गया है, जिस स्वराज की बात कल्पना अरविंद केजरीवाल लेकर आए थे फेल हो गया है। जब दिल्ली की जनता को वो कन्विंस नहीं कर सके तो कंफ्यूज करने की जो उनकी एक राजनीति है पुनः उस पर लौटेंगे। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा पुनः कि दिल्ली की जनता विकास चाहती है, और कपिल मिश्रा जी ने कहा, बड़ा अच्छा लगा कि जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है, क्योंकि उनके यहाँ तो अरविंद केजरीवाल साहब की आवाज ही भगवान की आवाज होती है, उन्हीं का फैसला सबसे ऊपर का फैसला होता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात इस निर्णय से ये साफ हो गई है कि एंटी इनकम्पेंसी अगर दिल्ली में था तो 2 साल की केजरीवाल सरकार के खिलाफ था। अगर दिल्ली का मैंडेट मान लीजिए कुलजीत चहल, एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ भी था एमसीडी में, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम ऐसा नाम है जो पूरे देश में इस समय कहीं भी ले जाइए, कहीं भी ले दीजिए नाम, लोग स्वीकार कर लेते हैं, और एमसीडी इलेक्शन में भी वही हुआ है। ये आपकी जीत नहीं है, ये बीजेपी के काउंसलर्स की जीत नहीं है, एमसीडी में बीजेपी के काम की जीत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की जीत है, मान लीजिए कुलजीत चहल। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के विकास की जीत है। नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से विकास का, और मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी का नाम दिल्ली या देश में नहीं पूरे विदेश में भी कहीं उनके नाम का डंका बजता है। और आज जिस तरह से केंद्र सरकार ने विकास किए और एमसीडी ने करप्शन से फ्री होकर जिस तरह से इस सारे सिस्टम को लेकर चली, और आने वाले टाइम में दिल्ली की जनता को लगा और उन्होंने ये विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पे। और सबसे बड़ी बात थी जिस तरह से हमने एक पॉजिटिव कैंपेन लेके चले, हमने आरोप प्रत्यारोप की बहुत अधिक राजनीति नहीं करी, हमने ये बताया। लेकिन आप 200 का आंकड़ा पार नहीं कर रहे हैं कुलजीत चहल, आप 220 230 कह रहे थे, 176 पर हैं आप, यानी कि वो जीत नहीं है जो आप उम्मीद कर रहे थे। बम्पर, बहुत बम्पर जीत नहीं है। हमें अपेक्षा हमेशा अधिक करनी चाहिए, हमें और अधिक अपने मन में मान के चलना चाहिए। पर सबसे अच्छी बात है कि 10 साल के राज के बाद भी 138 से हम 178 180 तक पहुंच रहे हैं। आगे और बढ़ने की उम्मीद है जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे। और सबसे पॉजिटिव बात इसमें है कि अरविंद केजरीवाल साहब 6-7 विधानसभाओं पर सिमट के रह गए होंगे, कांग्रेस 6-7 विधानसभाओं पर सिमट के रह गई होगी अगर इसको पूरे आंकड़े को हम फैला ले, क्योंकि उन्होंने तो थोड़ा इलेक्शन करवा लीजिए ना जल्दी से, आप जीत जाएंगे इस हिसाब से, तो जल्दी इलेक्शन करवाइए। शायद पता नहीं अरविंद केजरीवाल साहब क्या करें, क्योंकि ईवीएम के फैसले पे विश्वास नहीं है, स्वयं इस्तीफा दे दे। और 21 विधानसभाओं का तो चुनाव, लगता है संपर्क टूट गया हमारा सतीश जी। लेकिन हो सकता है आप इस समय अगर हम आगे की संभावनाएं देखें, देखिए 21 एमएलए आम आदमी पार्टी के डिस्क्वालीफाई हों, ये बीजेपी दुआ कर रही है, और हो सकता है ऐसा हो भी जाए, क्योंकि जो हमारे पास पुराने केस स्टडीज हैं ऐसे केसेस में हुआ है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में बहुत सारे एमपीज को भी इस्तीफा देना पड़ा, हो सकता है ये मान लीजिए डिस्क्वालीफाई, मान लीजिए हो गए तो चुनाव तो कराने ही पड़ेंगे। नहीं, अगर 21 सीटों पर तो चुनाव होगा ही होगा। हाँ, तो 21 तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ। और क्या, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आप मुझे 65 अभी भी है,
उसमें से 21 जाते हैं, तब भी 44 65 नहीं 66 है। नहीं, अब 65 है, एक और अब 65 है। एक जर्नैल सिंह थे, पंजाब चले गए, वो बीजेपी उपचुनाव जीत गई। एक और एमएलए आम आदमी पार्टी के इस्तीफा दे चुके हैं, वो इस्तीफा दे चुके हैं। 65 है। देखिए वो मुद्दे पर हम उसका 44 बचेंगे फिर भी। आप सुनिए तो मेरी बात, कह रहा हूं कि 21 के अगर मान लीजिए चुनाव हो गए और बाकी राजनीति, भारतीय राजनीति में एक से एक कहानियां रही हैं, हरियाणा की, नॉर्थ ईस्ट की, भगदड़ मचने में कोई टाइम थोड़ी लगती है। रात में आप देखिए सुबह कोई नई पार्टी बन भी जाती है। योगेंद्र यादव मैदान में दिल्ली में कूद ही चुके हैं, क्या पता क्या हो जाए। मैं किसी संभावना से हम इनकार नहीं कर रहे। जैसे पॉलिटिक्स को और खासतौर से इलेक्टोरल और पावर की पॉलिटिक्स को तो आर्ट ऑफ पॉसिबल बोला ही जाता है। तो बीजेपी, अच्छा ये देखिए सतीश जी, बड़ा दिलचस्प है, मुस्लिम इलाके हैं, बल्ली मारान, सीलमपुर, न्यू सीमापुरी, ये 5 मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर बीजेपी यहां भी आगे चल रही है। ये ऐसा नहीं है यहां पर हिंदू नहीं रहते, लेकिन ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं। अगर यहां भी बीजेपी जीत रही है तो या तो इस वजह से कि मुस्लिम वोट बंट गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, या फिर हो सकता है कि कुछ मुसलमानों ने बीजेपी को भी वोट दिया है। इसे इंकार नहीं किया जा सकता। बहुतायत नहीं दिए होंगे। अच्छा, 5 में से 3 में बीजेपी आ गया। बहुतायत नहीं दिए होंगे, लेकिन कुछ बीजेपी ने इस तरह के अभी स्कीम्स लाए हैं की बात की है, जैसे ट्रिपल तलाक का ही मामला हो, चाहे सबके साथ सबका विकास का मामला हो। और वैसे भी शिया समुदाय के लोग बीजेपी को वोट देते भी आए। शिया देते हैं। और दूसरी बात जो इनकी मुसलमानों की एक भ्रांति थी, भ्रांति नहीं, उनके मन में जो एक फेयर फैक्टर था, योगी फैक्टर, कि योगी के बन जाने के बाद पता नहीं उत्तर प्रदेश में क्या होगा, तो शायद वो भी जो एक आशंका थी वो समाप्त हुई। तो उसका कोई एक असर पड़ता है जहां तक। अब हो सकता है कि आप ये कहेंगे कि बल्ली मारान में 80% मुसलमानों ने वोट दे दिया बीजेपी को, तो ये अभी स्वीकार योग्य नहीं है। टाइम लगेगा, अगर उसमें कोई नीतियां बदलनी पड़ेगी, उसमें चेहरा बदलना पड़ेगा, उसमें चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन भाई बीजेपी के कई नेता तो मुसलमान है ही ना। खुद एक आपकी बड़ा चेहरा थी साजिया इल्मी, है कि नहीं? साजिया इल्मी यहाँ की थी, वो भी दिल्ली की ही है, नेता हैं, और आपकी थी, वो भी बीजेपी में है, कई बीजेपी में। लेकिन मैं कुलजीत मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सा बताइए ना कि अगर इलेक्शन अभी होने हैं तो क्या कोई आम आदमी, आप कह रहे थे आपके बहुत से नेता हैं जो पार्टी छोड़ने को तैयार हैं, कुछ आपसे संपर्क में है क्या बीजेपी से, आप लोगों से? देखिए, निश्चित रूप से आप आम आदमी पार्टी के लिए कहा जाता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अरविंद केजरीवाल साहब ने कुनबा जोड़ा, उस कुनबे में बिखराव की स्थिति आ चुकी है, उस कुनबे में टकराव की स्थिति आ गई है, उस कुनबे में अपनी लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क लगा चुके हैं। तो आज जिस तरह से एमसीडी के रिजल्ट आए, उससे पहले राजौरी गार्डन के रिजल्ट थे, गोवा के रिजल्ट थे, तो उसमें से बहुत लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से हिटलरशाही है उसके अंदर हम काम नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर हम नहीं रह सकते हैं। तो कांग्रेस से बहुत बड़े बड़े नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के कई नेता संपर्क में हैं, पर हमें उसमें देखना होगा कौन ज्वाइन करे कौन नहीं ज्वाइन करे, वो भी एक आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएगा। चलिए, मैं आपकी ईमानदारी की दाद देता हूं, मैं आपकी ईमानदारी की दाद देता हूं कुलजीत चहल, कि कम से कम आप ईमानदारी से ये तो बता रहे हैं कि बहुत सारे आपके नेता हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, और आपकी बात पर यकीन करने में मुझे कोई हिचक भी नहीं है, क्योंकि आजकल तो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, दिल्ली में खासतौर से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली आ गए, बताइए, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, दिल्ली में उनका चेहरा होते थे। तो ये तो इस पर कोई यकीन करने में मुझे गुरेज नहीं है कि अगर आप कह रहे हैं तो कुछ नेता तो ऐसे होंगे जो आम आदमी पार्टी के, आप कह रहे हैं आपके संपर्क में होंगे। किस लेवल के नेता हैं वो? एमएलए हैं क्या? कुछ बड़े नाम भी हो सकते हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल साहब की नीतियों से परेशान है, अरविंद केजरीवाल साहब की हिटलरशाही से परेशान है, क्योंकि उनके नेता नीति, नियत और निर्णय लेने की ताकत पर उनके अंदर ही सवाल उठते रहे हैं, और काफी बड़े नेता छोड़ चुके। देखिए, जब आगे आने वाले समय में आपके सामने सारी बातें सामने आ जाएंगी, अभी कहना बहुत जल्दी होगा किसी भी मामले में, किसी के बारे में, पर निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी कुनबे में टकराव और बिखराव आपको दिखेगा, पीछे भी दिख रहा है, और अरविंद केजरीवाल की तानाशाही, हिटलरशाही पे लोग और भी आवाज उठाएंगे। हाँ, मतलब आपके हिसाब से तो अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का अंत हो गया है, कभी भी चुनाव हो सकते हैं और बीजेपी सत्ता में आ रही है। ये आपका आज के एमसीडी चुनाव के नतीजों का एनालिसिस ये है?
देखिए, जब भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव कोई भी, चाहे बाई इलेक्शंस होते हैं, चाहे 21 सीटों के चुनाव होते हैं, चाहे उसके बाद 15 सीटों के चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव होते हैं, तो दिल्ली की जनता ने जो अलग प्रयोग की राजनीति करी थी, जिसको लगता था कि अरविंद केजरीवाल की 70 पॉइंट एजेंडा है, जिसको लगता था स्वराज बिल है, जिसको लगता था करप्शन फ्री दिल्ली लेकर आएंगे, जिसको लगता था 15 लाख सीसीटीवी कैमरे, 500 नए स्कूल, 20 नए कॉलेजेस, 8 लाख युवाओं को रोजगार, एक अलग से सपने उन्होंने दिखाए थे, पर उन सपने चकनाचूर कर दिए। और उसमें क्या निकला? संदीप कुमार का राशन कार्ड निकला, सोमनाथ भारती का करप्शन निकला, अनेकों ऐसे काम दिल्ली की जनता ने देखे। विकास ठप हो गया, कोई भी विकास का मामला नहीं बचा। दिल्ली का 526 करोड़ रुपए का जो बजट बना के दिल्ली से बाहर एड कैंपेन में खर्च होने लगा। दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे, महिला सुरक्षा कुछ नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक, पोली क्लिनिक के नाम पर एक धोखा हुआ। अस्पतालों में शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर धोखा हुआ। तो दिल्ली की जनता को उससे आहत भी हुई। राजौरी गार्डन में जमानत जब्त हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मित्र देखने वाली होगी, जो नोट करने वाली होगी आंकड़ों में, कि इसमें से बहुत अधिक सीटें ऐसी होंगी जिसमें आम आदमी पार्टी की जमानत भी जब्त हुई होगी। दूसरे नंबर पर आए हैं, पर बहुत सीट ऐसी होंगी जहां जमानत भी जब्त हुई होगी। 2 साल पहले एक सरकार आती है 67 सीटें जीतकर एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ, पर इतना स्लैश डाउन ये भी देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य में होने जा रहा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, वही मैं बोल रहा था कि 67 सीट जब जीती थी आप पार्टी, तो मेरी सूचना के हिसाब से, मैं व्यक्तिगत रूप से एक रिपोर्टर के रूप से आपसे बता रहा हूं, ये कम से कम चुनाव से 10 दिन पहले, 8-10 दिन पहले तक आप पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ये यकीन नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं एज ए रिपोर्टर। सही कह रहे हैं। दूसरी बात, वो एक शॉक डिफीट था भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2014 के चुनाव में मोदी सरकार आई। एक रवि किशन कुछ बोल। हाँ सतीश जी, मैं 67 सीट जीती थी, तो ये बीजेपी के लिए शॉक डिफीट था। आज बीजेपी ने वो बदला ले लिया। इसी प्रकार की हार है जैसे 67 की जीत थी आपकी। हाँ। जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल आपने। हाँ। जीत है, साफ स्वच्छ राजनीति की जीत है। एक बार फिर से जरा इन आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में 270 सीटों पर चुनाव हुए थे। 272 वार्ड हैं, 3 नगर निगम हैं, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट। इनमें से देखिए 270 में से 187 सीटें बीजेपी जीत रही है। बहुत बड़ी वन साइडेड एक तरफा जीत है ये। इसे भी एक बहुत बड़ा बहुमत कहा जा सकता है। 10 साल से एमसीडी पर बीजेपी काबिज है। पिछली बार कांग्रेस को हराते हुए 138 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार अपने विनिंग मार्जिन को, जीत के अंतर को बढ़ाया है। 187 पर बीजेपी, 38 पर आम आदमी पार्टी और 36 पर कांग्रेस। अभी दूसरे और तीसरे स्थान के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। कभी आप आगे, कभी कांग्रेस आगे, लेकिन नंबर 1 पर सिर्फ एक ही पार्टी है और वो है बीजेपी। 180-182 के आसपास घूम रही है 270 में से। और ये देखिए, बीजेपी की जीत के बाद सेंटीमेंट यह है कि सेंसेक्स भी 30,000 के पार पहुंच गया। सतीश जी, इसका मतलब यह है कि इस समय पूरा देश बीजेपी की जीत को एक अच्छी खबर के तौर पर देख रहा है। मार्केट भी उसे इसी तरह से देख रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो एस्पिरेशन है, जो लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों की आकांक्षाएं हैं, एक डिलीवरी है, एक उम्मीद है इकोनॉमिक ग्रोथ का, पर्सनल ग्रोथ का, वो सारी चीजें आदमी इसके साथ लगा लेता है, जोड़ लेता है। तो जो भी रिजल्ट बीजेपी की जीत से आती है, तो उससे जनता जुड़ती है या फिर स्टॉक मार्केट भी जुड़ता है। वो देखता है कि कुछ अब अच्छा होने वाला है या अच्छा हो। हम दूसरी बात कर रहे थे उस समय मानक, कि जब 67 सीटें बीजेपी आप वालों ने जीती थी, जब मोदी जी के प्रचंड लहर में मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद ये शॉक डिफीट था दिल्ली में। तो ये आज जो है आपको बहुत बड़ा शौक लगेगा। मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूं इसी के साथ साथ, कि आज के नतीजे के बाद जो एक पहले भी ये प्रयोग हुआ था, और जैसा हमने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव के बाद देखा कि एसपी और बीएसपी दोनों बात करने लगी कि एक गठबंधन की तरफ चले, तो क्या आज के बाद ये फिर से आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ये आएगी कि भाई एक तरफ नहीं, पता नहीं, मैं इस बात को हजम नहीं कर पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं संभावना होगा ये कि नहीं। ऐसे तो दो नेताओं में भी नहीं पटता है। पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, 2 नेताओं में भी नहीं। मैं इसको दूसरे कह रहा हूं, मैं इसको इस स्तर पर देख रहा हूं सतीश जी, क्योंकि ये थ्योरेटिकली ये बात हो सकती है, क्योंकि पहले भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई थी, लेकिन उस समय कांग्रेस की मंशा कुछ और थी,
आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने की थी, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने की। नहीं तो ये अब इस समय नेशनल लेवल पर आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है, वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर। ऐसे में क्या दोनों मिलेंगे? अब वो नहीं मिलेगी, इसलिए होता है ना कि बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से चुनाव के और पॉलिटिकल इक्वेशन बदलते हैं। आज बात हो रही है कि एक ऑपोजिशन को एक जगह लाने की बात हो रही है, क्योंकि एक तरफ मोदी जी है, बहुत प्रचंड बड़ा बीजेपी है, तो ये बात हो रही है ना कि भाई एग्जिस्टेंशियल रियलिटी कि उस महागठबंधन में क्या आम आदमी पार्टी भी शामिल हो? मुझे तो आज तक समझ में नहीं है कि आप पार्टी की राजनीतिक जो है विचारधारा क्या है, किन पार्टियों से नजदीक है, क्या इनकी पॉलिसी है, क्या गठबंधन पर व्यू है, क्या ये लेफ्ट ऑफ सेंटर है, राइट ऑफ सेंटर है, सेंटर के सेंटर में, ये कुछ पता ही नहीं है। तो ये अब कुछ चीजें उनको क्लियर करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी देखिए, अभी जैसे हम आगे की राह देख रहे हैं, आगे क्या हो सकता है। एक बड़ी चीज सतीश जी इसमें यह भी है, इसमें जैसे हम बार बार कह रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की तरफ थी, 10 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, यानी कि लोगों ने, दिल्ली की जनता ने मोदी को देखकर वोट दिया है और नेशनल पर्सपेक्टिव में एमसीडी इलेक्शन में वोट दिया है। हमको लगता है दिल्ली की जनता ने, अगर बीजेपी मैं ये मजाक में कह रहा हूं, दिल्ली की जनता ने पश्चाताप किया है कि जिस तरह से मोदी को 67 सीटें दी थी, हराई थी, तो लगता है इस तरह से वोट करके वो एक प्रकार का पश्चाताप है। बट ये लाइटर वेन में मैं क्या कह रहा हूं, देखिए एक मोमेंटम होता है। एक समय, उस समय भी जब 67 सीटें आपकी आई थी और आप आंधी और अंधड़ की तरह रातों रात इतनी छा गई, उनको लगा कि हो सकता है केजरीवाल जी बनारस जाकर चुनाव लड़ाए, गंगा में नहा लिए, तुरंत के तुरंत वहां चले गए, कुछ भी कर दिया उन्होंने, ग्रांटेड भी चीजें ली। तो एक मोमेंटम होता है, एक मोमेंटरी हवा चलती है। तो ये जो मोमेंटम इस वक्त मुल्क के अंदर है, जो आप पूछ रहे थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ निश्चित रूप से, मैं तो वही देख रहा था कि ये दो जो हीरो थे, मनोज तिवारी और ये रवि किशन। मनोज तिवारी कभी समाजवादी पार्टी में होते थे, गोरखपुर में से चुनाव लड़े थे मेरे ख्याल से, जब मुझे याद हो। और रवि किशन मेरे ख्याल से पिछले चुनाव में, ये लोकसभा के चुनाव में शायद ये कांग्रेस के साथ थे, शायद कैंडिडेट भी थे, क्या पता नहीं, मुझे याद नहीं है।